मैं बहुत ज़माने बाद आपको देखने को मिला हूँ, बट क्या करें, भारत का, दुनिया का कुछ माहौल ऐसा था, कुछ जंग के ऐसे माहौल बने हुए थे कि मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो जॉब है वहाँ पे काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सारी जंग आपको पता ही न्यूज़ रूम में होती है। आप मेट्रो में बैठे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कोई गाना सुन रहे होंगे और सडनली आपको एक हवा के झोंके जैसा एक ख्याल आएगा कि अच्छा, उस किताब में उस दिन जब ये लिखा था तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, या फिर क्या बात है, क्या प्रसंग था जो मैंने वो पढ़ा जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आखिरी में आके वो सब एक हौच पौच घचोड़ मुचोड़ जैसा कुछ बन जाता है और किसी भी चीज़ का रस नहीं रह जाता है आखिर में। उस चीज़ में ये किताब बहुत अच्छी तरीके से सफल होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। मैं हूं गौरव गर्ग। आई एम श्योर मैं बहुत ज़माने बाद आपको देखने को मिला हूं, बट क्या करें, भारत का, दुनिया का कुछ माहौल ऐसा था, कुछ जंग के ऐसे माहौल बने हुए थे कि मैं आ नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो जॉब है वहाँ पे काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सारी जंग आपको पता ही न्यूज़ रूम में होती है। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए किताब जो मैंने उस माहौल में पढ़ी, और मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने ऐसे जंगी माहौल में मुझे ये किताब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हो सकता था मैं यहाँ पे कुछ और पढ़ता, उसका मेरे ऊपर, उस किताब का मेरे ऊपर एक अलग प्रकार का असर रहता। हो सकता है मैं कोई मैजिकल रियलिज्म या फिर कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा होता, या मैं कोई मजाकिया किताब या फिर कोई ट्रैवल लॉग पढ़ रहा होता। जैसे मेरे पास यहाँ पे कई किताबें लगी हैं, आप देख सकते हैं। ये सब पढ़ी नहीं गई हैं, जो पढ़ी हैं वो नीचे हैं, जो पढ़ी जा चुकी हैं वो यहाँ हैं और इधर की तरफ है थोड़ी, और जो पढ़ी जा चुकी हैं कुछ इधर हैं, कहीं डब्बों में है। तो वो सब किताबें मैं पढ़ सकता था, पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ये किताब पढ़ने का, जो कि एक बहुत, मैं बोलूँगा ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात बनने ही नहीं चाहिए, मैं तो नहीं चाहूँगा, पर ठीक है, हालात बने, हमारे कंट्रोल से बहुत चीज़ें बाहर होती है। मेरे चाहने ना चाहने से चीज़ें नहीं होंगी और ना होंगी, पर हुई, और मैंने, मेरे कंट्रोल में था एक किताब पढ़ना, और वो किताब मैंने पढ़ी। बाकी खबरों में ये है कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, और शायद मेरे पसीने वाला चेहरा देख के आपको भी गर्मी लग रही हो। पीछे का क्लटर आपको दिख रहा है, उसका मैं कुछ अब नहीं कर सकता हूँ, मैंने हार मान ली है। बहुत सारा, इट्स टू मच वर्क फॉर मी, बट मेरा छत पे एक पंखा चल रहा है और इस कमरे में मैं हूँ, तो क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतनी गर्मी में। तो आज ही जो मेरी किताब है, ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। मैंने इस पर वीडियो करने का कोशिश भी करा था, पर वो भाव नहीं आ पाया, वो जोश नहीं आ पाया, वो ख्याल नहीं आ पाया, क्योंकि तब तक मैंने इस किताब को अब्जॉर्व नहीं करा था। ये मैंने पढ़ के तो ख़त्म कर ली थी, मुझे महीना भर लगा ये 300 पन्ने की किताब पढ़ने का, 350 पन्ने की किताब पढ़ने का, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। पर वो किताब पढ़ने के बाद उसे समेटने में बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि ये किताब आपके दिमाग में बढ़ती रहेगी, पनपती रहेगी। आप मेट्रो में बैठे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कोई गाना सुन रहे होंगे और सडनली आपको एक हवा के झोंके जैसा एक ख्याल आएगा कि अच्छा, उस किताब में उस दिन जब ये लिखा था तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, या फिर क्या बात है, क्या प्रसंग था जो मैंने वो पढ़ा। और ऐसी ये किताब है, ऐसी चीज़ों से भरी हुई है। आप एक बार पढ़ेंगे और आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ समझ नहीं आया, पर एक जगह आपको लगेगा कि बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, उस किताब का नाम है रेत समाधि, और ये लिखी है गीतांजलि श्री जी ने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2023 में, 23 या 22, श्योर नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं, मेरी कोताही है, क्योंकि किताब मेरे पास बहुत सालों से है। ये जब बुकर प्राइज़ जीती थी उससे भी पहले से है। मेरी माताजी ने पढ़ी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसके पन्ने पीले पड़ गए, फिर जाके मुझे ये किताब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2022 या 2023 में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन
जिसका नाम है द टोम ऑफ सैंड। उसको मिला था बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, जो ट्रांसलेटेड किताबों को मिलता है। और वो ट्रांसलेट करी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, डेज़ी रॉकवेल ने। अगर से गलत हूँ तो मैं उनका सही नाम यहाँ लिख दूँगा, पर मेरे हिसाब से वो डेज़ी रॉकवेल जी ने करी थी ट्रांसलेट। और मैंने सुना है कि वो ऑलमोस्ट इसका डबल साइज़ है, और वो फिर भी इसको टच नहीं कर पाती बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसलेशन। अब मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा कि जो मुझे इस किताब में बहुत पसंद आई। तो जो चीज़ें मुझे पसंद आई हैं वो बहुत सारी हैं, पर मैं आपको सिर्फ टॉप बताऊंगा। जैसे बहुत जेनरिक बात होती है कि इसकी लिखाई बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका नरेशन का तरीका बहुत अच्छा है, तो पता है सबको। जो मैं बताना चाहता हूँ इस किताब में बहुत अच्छा लगेगा, वो ये है कि जब आप एक नॉवल पढ़ते हो, एक किताब पढ़ते हो, एक फिल्म देखते हो, कोई नाटक देखते हो, तो आपको हमेशा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं टॉपिक्स तो नहीं टारगेट करना चाहते। आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपको उसमें दिखता है कि अच्छा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी बात कर रहे हैं, कास्ट पे भी बात कर रहे हैं, रिलीजन पे भी बात कर रहे हैं, पुलिस ब्रूटैलिटी, फिर आप सोचते हो कि अरे सब चीज़ों पे तो नहीं बात कर लो। और वो एक जगह जाके खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि आप इतनी चीज़ों पे कमेंट्री करना चाहते थे कि आप एक जगह पे भी सटीक कमेंट्री नहीं कर पाए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। आखिरी में आके वो सब एक हौच पौच घचोड़ मुचोड़ जैसा कुछ बन जाता है, और किसी भी चीज़ का रस नहीं रह जाता है आखिरी में। उस चीज़ में ये किताब बहुत अच्छी तरीके से सफल होती है। आपको इसमें किसी भी डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर ओरिएंटेशन की ज़िंदगी में जो मुश्किलातें आती हैं, कैसे उनसे डील करती हैं, क्या रेगुलरली वो ये अब्यूज़ फील करते हैं, देखते हैं, और ये कहाँ तक उन्हें लीड कर सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छा कमेंट्री है। और तो एक महिला का जो जीवन होता है भारत में, एक बूढ़ी महिला का जो आज़ादी के समय कुछ 15-16 साल की थी, वहाँ से बढ़ते 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 वो आज जो बुढ़ापे में है, तो उनके जो जीवन के स्ट्रगल्स रहे हैं। पर एक जो नई लड़की है जो अभी 30-35 साल की है, उसके क्या लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, क्या उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स अपनी बात से अलग हैं, तो ये बहुत खूबसूरत है। एक आदमी जो खुद पेट्रियार्की का मारा हुआ है, कि पेट्रियार्की महिलाओं को जो नुकसान पहुंचाती है, मर्दों को भी नुकसान पहुंचाती है। पेट्रियार्की, या कहें पुरुष, अरे इसका एक शब्द होता है, मैं भूल गया, यहाँ पे लिख दूंगा। पेट्रियार्की पुरुष वृत्ता समाज, या पुरुष, शायद उसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं पेट्रियार्की को, पेट्रियार्कल सोसाइटी को। तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसे एक मर्द को भी परेशान करती है, नुकसान पहुंचाती है, और उसको तो पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, और एक आदमी को भी उससे नुकसान होता ही है, वो भी दिखाया गया है। एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बातें हैं, नेचर के बारे में बहुत बातें हैं, ये जो अर्बनाइजेशन है इसके ऊपर बहुत बढ़िया कमेंट्री है, इसके ऊपर बॉर्डर्स जो हैं उसके ऊपर बहुत कमेंट्री है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छा बहुत मतलब इसके बहुत बड़ा पार्ट, या ये किताब है ही इंडिया और पाकिस्तान पे, वो सब। तो इतनी सारी चीज़ें भी हैं इस किताब में, और ना जाने कैसे सब कुछ बढ़िया तरीके से आखिरी में एक जगह पे आके नोट को टाई कर दिया है। क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों के लिए शायद ये टर्म यूज करते हैं कि टाइंग द नॉट्स, कि जो अपने सारे थ्रेड्स चालू करे थे शुरुआत में कहानियों के, आखिरी में आके सबको एक गांठ बना के एक जगह समेट लेना। तो ये वो किताब बहुत अच्छे से करती है, आखिरी में सब कुछ एक आखिरी में एक जगह आके समेटा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें जो अनएक्सपेक्टेड है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी एक 20 साल का लड़का आपको एक कहानी सुना रहा है, फिर वो बीच में बोलेगा कि ये मेरी कहानी नहीं है, मैं बस एक चैप्टर सुनाने आया था, पर्दा गिर रहा है, मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब आपकी कहानी है आगे। फिर कोई और कैरेक्टर इस कहानी को उठा लेगा, फिर हो सकता है एक थर्ड ही कोई पर्सन है जो इस कहानी को चला रहा है। तो नैरेटर कॉन्स्टेंटली बदलते हैं, और आप देखेंगे
कि लिखाई का तरीका भी हर नैरेटर के साथ बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे जाके सब कुछ गीतांजलि श्री की लिखने के तरीके में घुला हुआ है, नहीं, हर कैरेक्टर का एक डिस्टिंक्ट तरीका है लिखने का, बहुत खूबसूरत है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसमें इसमें इस किताब में भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग है। कहने को ये किताब हिंदी में है, पर इसमें जो छोटा छोटी अंग्रेजी जो इस्तेमाल हुई है, उर्दू जो इस्तेमाल हुई है, जो इसमें और लोकल रीजनल भाषाओं का, जो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, एक दूसरी कंट्री में जो बोलने का लोगों का लहजा होता है उसको लिखते कैसे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और एनवायरनमेंट पे, पक्षियों में उनकी लाइफ कैसी होती है, वो दुनिया को कैसे देखते होंगे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन कॉन्शियसनेस देना, छोटे एनिमल्स, छोटी छोटी बर्ड्स को ह्यूमन कॉन्शियसनेस की नज़र से देखना कि अगर उनको ह्यूमन हमारे जैसी कॉन्शियसनेस होती तो कैसे इस दुनिया को देखते, कैसे बातें करते। क्या एक फीमेल क्रो या एक फीमेल कौवी, कौवी बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, फीमेल कौवा, फीमेल कौवी हम बोल रहे नहीं, कौवी तो फीमेल ही हो गया ना, फीमेल कौवी कुछ नहीं होता है। हम एक कौवी लेते हैं जो फेमिनिस्ट है, एक फेमिनिस्ट कौवी कैसी होती होगी, एक एक मिसोजिनिस्ट कौवा कैसा होता होगा, उनके क्या डायनामिक्स होते होंगे। क्या एक कौवे को एक एक शाहीन से प्यार हो जाएगा, या बटेर से, आई थिंक बटेर से प्यार हो जाएगा तो वो समलैंगिक होगा या कैसे होगा। वो एक बड़ा रिच एक कहानी है। और आप जस्ट पढ़ते रहेंगे, परत दर परत बस चीज़ें खुलती रहेंगी, फ़र्क और फ़र्क, मतलब बस चीज़ें चलती ही रहेंगी, मज़ा आ जाएगा। मेहनत बहुत लगेगी इस किताब को पढ़ने में, आपकी बहुत ताकत लगवाएगी, बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत कराएगी, काम कराएगी, पर एंड में इट विल वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट, बिल्कुल 100 में से 100। अब स्पॉयलर्स की तरफ है हम थोड़ा, तो अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है आप अब ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चले गए हैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, तो देखिए इस किताब की कहानी जो मुझे समझ आई वो यही है कि एक एक ये एक प्रेम कथा है, एक अम्मा की और एक वो जो पाकिस्तान में उनके जो पति हैं उनकी, पर उसके बीच में किस किस की ज़िंदगी अफेक्ट हो जाएगी सिर्फ उनके प्रेम से। कितना मुश्किल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती होना, प्रेम बढ़ना, ये एक तरीके से मेटाफोरिकली उधर से दिखाया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा कि कैसे कहीं ना कहीं पूरा जो फसाद है भारत और पाकिस्तान में, या किसी भी दो देशों में जो फसाद होता है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है मेल ईगो से। ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे जो माँ वापस बच्ची बन रही है और वो जो पूरा टाइम अपना पीठ के बल गिरने की कोशिश करती है, उसे पता होता है वो एक दिन गोली खाएगी और गोली खा के वो पीठ के बल आसमान को देखते हुए मरेगी। वो जो पूरा पार्ट है कि उसे हिचकियाँ आने का नाटक करती थी और फिर हम लोगों से बोलती थी मेरी पीठ पर मुक्का मारो, मेरी पीठ पर लात मारो। वो लोग ज़ोर ज़ोर से उसकी पीठ पे लात और मुक्के मारते थे और वो गिरती थी और बार बार कोशिश करती थी कि वो पीठ के बल गिरे। तो आप वहाँ से देखते हैं कि अच्छा, ये गोली खाने की तैयारी कर रही थी, इसे पता था इसको गोली लग जाएगी, ये आखिरी में मारी ही जाने वाली है। फिर जब वो जो रोज़ी और अम्मा का जो रिश्ता खुला, आपको पता चला कि अच्छा ये दोनों बच्ची कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई थी आज़ादी के टाइम पे, और ये वहाँ से कहीं फंसती बचती बचाती इंडिया पहुँच गई और वहाँ से ये दोनों साथ रहे, इसलिए रोज़ी बुआ है, रोज़ी हमेशा बचपन से इनके साथ थी। ये सब पार्ट मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, एकदम अनरियल है, ये ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, पर सच बात तो है कि ऐसा हो जाता था उस ज़माने में, तो पक्का पॉसिबल होगा। ये सब पार्ट्स, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और यही है जो स्पॉइलर से भरी हुई है। अच्छा, एक और बात, जैसे
अम्मा कौवे से बात करती थी, है ना। अम्मा के पास कौवा आता तो अम्मा कौवे को हमेशा कुछ कुछ खाने को देती थी। तो अम्मा के जाने के बाद उनका बड़ा बेटा, जिसका दिखाया गया है कि अम्मा के साथ इतना कोई खास अच्छा रिलेशनशिप है नहीं, वो भी उस कौवे को ब्रेड या कुछ मांस का टुकड़ा या कुछ खाने को देता है। तो अब कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप में अम्मा बन गया है, क्योंकि अब वो भी शांत रहने लगा है, वो भी कुछ नहीं बोलता है जब से अम्मा का देहांत हुआ है। तो ये सब जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, उससे मिलके इस कहानी को, इस किताब को बुना है। और कहीं ना कहीं ये परफेक्शन है। और मैं खुश हूँ कि मैंने ये जीवन में पढ़ी एक बार। ये इस प्रकार का उपन्यास है कि जैसे अब 60 70 100 साल बाद लोग गोदान, गबन, है ना, उर्वशी, मैलांचल, ये सब पढ़ के बोलते रहे क्या महान उपन्यास थे, गुनाहों का देवता की क्या महान उपन्यास थे उस जमाने के। तो देख लीजिएगा आने वाले 50-60 साल में ये हमारे ज़माने का महान उपन्यास होने वाला है, कि जब हम अगली जनरेशन को बताएंगे कि हिंदी का जो लिटरेचर है वो बहुत अच्छा है, तो हम अपनी शेल्फ से सबसे पहले रेत समाधि निकाल के अपने बच्चों को देंगे। और ये इस किताब का सबसे बड़ा, मैं बोलूँगा, उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। अब कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटी छोटी लाइनें, कुछ बातें जो मुझे इस किताब से बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जो ये पहला एक लंबा प्रसंग है, मैं आपको पढ़ के जरूर सुनाना चाहूँगा। वो ये है, तो तान मज़ेदार है पर अम्मा गिरी हो तो मज़े पर ठहरना शोभा नहीं देता। यूँ तो अनगिनत अंतहीन प्रसंग छिड़ जाएंगे। अंतहीन वैसे ही हर बात होती है और कोई प्रसंग पूरा नहीं होता, जीवन भी नहीं। मौत से उसे खत्म जानने वाले बेअकल हैं। मौत है तभी जीवन अनंत है। आज जीवन खतरे में है क्योंकि वैज्ञानिक पैदा हो गए हैं जो लगे हैं कि मौत को ही खत्म कर दें और चिरकाल के लिए जीवित हो लें। वे ज़रूर जीवन का खात्मा करने वाले हैं। उन्हें शायद पता नहीं कि ययाति को हमेशा युवावस्था में रहने का वरदान मिल गया, तो वे स्वयं उसे तज देने को बेकरार हो गए। दुश्मनी जवानी से नहीं, हमेशा से थी, क्योंकि हमेशा हो तो उसकी हस्ती मिट जाती है। मौत से ही जीवन है और दुख से ही सुख, आदि इत्यादि। ये सोचने वाली बात है, हंसने वाली नहीं। जैसा बड़े गुलाम अली खां बोले जब उन्होंने गाया कि बाजूबंद खुल खुल जाए और बता कि वो इसलिए कि पिया की याद में गोरी दुबली होती जा रही है, और श्रोता हंस पड़े। आगे बात इतनी कि प्रसंग चलते रहते हैं, बंद होकर भी बंद नहीं होते, समाधिस्थ रहते हैं, और कोई झोंका उन्हें फिर हरियाता है। हमेशा कुछ रहता है तो वो है बाकी, चाहे तो प्रसंग की कौवा। क्या बात है। ये आखिरी में एक प्रसंग पढ़ूंगा, और भी है पर गर्मी बहुत बढ़ रही है और समय भी होता जा रहा है, मुझे खाना खाने जाना है। तो आखिरी प्रसंग ये है, विदेशियों को दरगुजर जानबूझ कर किया गया है। वह गोरे हैं, उनकी ले बैठो तो फिर वो ही वो, क्योंकि दुनिया उनकी हो चुकी है। उसे बना वे रहे हैं, बिगाड़ वे रहे हैं, और बनाने का प्राय वे हैं, बिगाड़ने का बाकी। क्योंकि केंद्र वो हैं और केंद्र से मूल कथा तय होती है, बाकी बाकी हैं। पतंग, दशमलव, चाय, शून्य, टंकण, बारूद सब इधर से आए, पर जब केंद्र में पहुंचे तभी से दुनिया में माने गए। सारे रंग बाकियों से आए, काले, भूरे, पीले, मगर केंद्र अरंग, नारंग, असल रंग मान लिया गया। केंद्र और बाकी, वह यथार्थ, ये बेमजा, बेरंग, बेकदरा। समृद्धि वहीं से, विसमृद्धि वहीं से। प्राचीन यूनान को जिन्होंने अपनी सोच की धरोहर मान रखा था,
वह भूल गए उसे सदियों सदियों, और अरब थे जिन्होंने अपने खजाने में उसकी याद संजोई, वरना कौन सा पुनर्जागरण पश्चिम में कभी होता। पर हुआ, और वो केंद्र में था, इसलिए अरब भी बाकी हुए। मगर लास्ट लंच में वैर वैमनस्य क्यों लाए गए, और विदेशियों की खुश किस्मती कि उनकी जुल्फों में सूरज विराजमान हुए। तो जो आए उनका खूब स्वागत रहा, और ऐसी पार्टियों में विदेशी होते ही हैं। उन्हें देख रीझ लो, पर उन्हें कम इस कम अभी केंद्र ना होने दो। तो उनकी फहरिस्त क्या कहें क्यों कहें, भ्रमण करने दो उन्हें खिली धूप में, जलपान मिष्ठान पकवान के खेमों में। बिटिया सी आंखें निकालने दो बिटिया को देखकर कि क्या अजूबा और मज़ेदार मिर्ची लगने दो। तो ये एक पार्टी हो रही है इनके घर में, और वहाँ पे एक विदेशी महिलाएं हैं, वो किसी की बीवी हैं, तो उसके है। और ये कितना अच्छा कॉलोनियलिज्म पे लिखा है कि सब कुछ हमारे ईस्ट से और वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, इधर सब से आया, और वो जाके साउथ एशिया से और इधर सब से जाके जब यूरोप पहुंचा तब सडनली वो चीज़ मानी गई, वो बना कुछ बना। हम तो ये फालतू में बना रहे थे कि मतलब कैसे अपने आप को केंद्र मानते हैं, पर गोरों ने कुछ करा नहीं है। ये बहुत अच्छा है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं कि अच्छी किताबें आज भी हमारी जैसी इंडिजिनस भाषाओं में ही मिलेंगी। तो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, मराठी, जो भी आपकी एक मातृभाषा है, माँ भाषा है, उसी में मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी और अपनी इंडिजिनस कहानियाँ पढ़ें, किताबें पढ़ें। और अगर आपने कोई अपनी मातृभाषा में कोई किताब पढ़ी है जो आप चाहेंगे कि सब पढ़ें, तो उसका कमेंट में नाम ज़रूर डालिए, और क्यों पढ़ेंगे भी लिखिए। मैं भी एक किताब का नाम ज़रूर लिखूँगा इसके अलावा, जो मैं चाहूँगा कि सब पढ़ें और क्यों पढ़ें। अगला एपिसोड हम शायद रजनीश ओशो जी की किताब जो है क्रिएटिविटी, उनका शायद लेक्चर है क्रिएटिविटी के ऊपर, उसके ऊपर करेंगे हम। मैं और आदित्य साथ होंगे, क्योंकि किताब मैंने पढ़ी है, पर आदित्य ओशो काफ़ी पढ़ चुके हैं मुझसे पहले। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ ओशो को लेकर। बहुत मुझे अभी समझ नहीं आया ओशो है क्या। तो कुछ अपने सवाल मैं उनसे साझा करूँगा, और अगर वो कुछ समझा पाए तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड पे मिलेंगे जब हम ओशो जी की किताब पे बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो पॉसिबल है हमारे साथ कर दीजिए, कमेंट करें। और देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।